जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो कह सकते हैं एमसीक्यू करने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त आपको बता दें, सबसे पहले मैंने बात उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और आप समझ लेंगे, बेहतरीन रहेगा। आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आप देखेंगे उसका आंसर आप ए बी सी डी के हिसाब से देंगे। या तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का आपको रहेगा प्रश्न, ठीक है। या तो अभी आप फिलहाल के लिए आप ए बी सी और डी लिखेंगे। क्या क की जगह पर ए लिखेंगे और ख की जगह बी लिखेंगे और ग की जगह सी लिखेंगे और घ की जगह डी लिखेंगे। और लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि मेरा इतना सही हुआ है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले एग्जाम में हम बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखे और प्लस में चैप्टर का प्रश्न उत्तर, पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है जिसे सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो जो स्टूडेंट कर लेगा वो हम चैलेंज देते हैं। कोई भी एमसीक्यू नहीं छूट सकता है, इसका एक भी गलत नहीं हो सकता है। ये अगर वीडियो देख लीजिए, आपको हम चैलेंज देते हैं, आपका एक रत्ती भी गलत नहीं होगा। सिर्फ आपने अगर अच्छा से पढ़ा होगा तो आपका गलत नहीं होगा। बाय द वे एक कहीं हो सकते हैं, एक या दो, वो लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप सब फटाफट एक बार लाइक करके मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप सब फटाफट आपने कमेंट कर दिया होगा ए। चलिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट ए किए हैं 23 जून 1844 उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। और 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। ये जो बालकृष्ण भट्ट है, इसका मृत्यु जो हुआ था वो आपको पता होगा बिल्कुल मेरे दोस्त। जितने भी स्टूडेंट बहुत अच्छा गजब आपसे लगा रहे हैं, बी 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 नहीं लगाइएगा, ए लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। और 3 नंबर प्रश्न में कहा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। फटाफट कमेंट करिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो ये जो हमारे थे बेनी प्रसाद भट्ट थे, मतलब कि इसका ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, देखिए आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, उससे ये होगा आपको कम टाइम लगेगा और आपको समझ में भी जल्दी जल्दी आएगा। अगर हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा टाइम देख लीजिए कितना लग रहा है। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो बेनी प्रसाद भट्ट थे, राम प्रसाद भट्ट थे, शिव प्रसाद भट्ट थे या गौरी शंकर भट्ट थे। तो ऐसे हम आपको बताते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे बेस्ट है कि आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जाए। और आपका ये पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, और आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। तो इसकी माँ का जो नाम था वह हमारे पार्वती देवी थी। क्या थी? पार्वती देवी। और पिता का नाम था तो बेनी प्रसाद भट्ट। ये याद रखिए। उससे पहले आपको फिर बताते हैं, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना अति महत्वपूर्ण है, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या की लिंक मिलेगा, देखिए चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वाला मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले से भी डलाया हुआ है, तो वो वीडियो ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए। और ये जो देख रहे हैं वो देख लीजिए, 3-4 वीडियो है, देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा आने वाले एग्जाम में बेहतरीन छक्का उड़ा के आइएगा, ठीक है। अगर आप याद करते हैं तब, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये जो हमारे हैं बातचीत के, वो हमारे बालकृष्ण भट्ट है। और सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे मेरे दोस्त, यह बातचीत एक प्रकार का क्या है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या नाटक है? फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट निबंध बोले हैं उनका गजब आया। आप तो धमाकेदार एंट्री लगा रहे भाई, आप तो गजब है सही में, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते 6 नंबर प्रश्न में। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ये जो बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है बातचीत की शैली, जो कि हम एक कह सकते हैं बिल्कुल ही 100% राइट है, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये जो हमारे थे किस युग के थे, ये हमारे भारतेंद्र युग के थे। तो ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो ये आपको पता है कि हिंदी प्रदीप का नामक जो था वो पत्रिका का संपादन किए थे। कौन थे? हमारे बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो ये जो हमारे थे हिंदी शब्दकोश का संपादन किए थे। डी वाले का गजब गजब है यार। एक शायरी तो नहीं है, बट ये जो है ना गजब का कहावत है, एक सीरियल से आया हुआ, जबकि हम बचपन में वो देखते थे, उसी से आया हुआ। ठीक है, तो इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे। मतलब कह रहा है कि महान रचनाकार थे। आप कह सकते हैं ये रचनाकार महान रचनाकार ही नहीं थे, महान रचनाकार थे। तो ये हमारे आलोचक, क्योंकि कविता में उससे ज़्यादा नहीं था, कहानी में नहीं था, नाटक में नहीं था, लेकिन निबंध में था। तो ये निबंध आलोचक में ही आता है, जो कि ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। अब आगे चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। यहाँ पर देखिए महान पत्रकार भी थे, जैसे मीडिया बोलते हैं, वो निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। तो ये हमारे जो थे हिंदी भाषा के थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपका भी कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य की किस तुलना की श्रेणी में रखा था। तो ये जो हमारा थे एडिशन और स्टील के, ये आपका गलत हो सकता है, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन है उसके आंसर के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगाए होंगे सी ही, हमें उम्मीद है आपने सी ही लगाया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य किन 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 विद्याओं में सृजन कर्म किया है। तो बताइए आपसे किस में किया है। तो ये जो हमारे थे सभी में काम किए हुए थे। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्त। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक काम आपको जरूर करना चाहिए, अभी तक लाइक कर देना चाहिए। अगर आप ये कंजूसी कर रहे हैं कि लाइक ही नहीं करेंगे तो सर को क्या होगा। देखिए लाइक नहीं कीजिएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इतना होता है कि हाँ मोटिवेट मिलता है कि इतना स्टूडेंट आए होते। अगर 100 लाइक होता है, मान लीजिए 100 लाइक हो गया, 150 लाइक हो गया, 200 लाइक हो गया, 500 लाइक हो, तो हम समझिए कि हाँ 500 स्टूडेंट आया हुआ था और मुझे और खुशी मिलेगा किसी प्रकार के वीडियो और दे। तो आपसे एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। भट्ट जी जो है नवीन धरातल, नवीन दिशा, नवीन नया रंग दिया था। ठीक है, तो इसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। ये आपको खुद पे खुद आंसर देना। अगर आपने देखा होगा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, प्लस आपने देखा होगा किसका, सब्जेक्टिव का, तो ये आप आंसर खुद से दे सकते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दिए, उनमें से एक शक्ति क्या है। तो ये जो हमारे हैं वाक शक्ति है। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न में कि वाक शक्ति ने, ये थोड़ा सा प्रश्न गलत है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं ये राइट हो सकता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर कह रहा है कि रोबिन्सन क्रूसो कौन थे। रोबिन्सन क्रूसो जो था वह जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था, जिसे फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। इसका ए वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। ठीक है, चलिए जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। आपको बताए हुए थे, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। गुण और दोष का अंतर समझिए। गुण मतलब क्या है, जैसे 2 घंटा का भाषण है, 2 घंटा आपको पढ़ाया लिखाया कुछ भी कराया। जैसे मान लीजिए एक टीचर के तौर पे हम ले लेते हैं, टीचर के तौर पे ले लेते हैं कि एक टीचर है जो कहता है कि 1 घंटा क्लास लेंगे, राइट, और वो क्लास लेगा 10 घंटा। क्या हो गया, 10 घंटा से कोई इसके पास रुकेगा नहीं, रुकेगा। वो समझेगा कि इसका गुण दोष में प्रकट, गुण में नहीं हो रहा है, ये दोष से प्रकट है। वहीं जो टीचर है वो 1 घंटा की क्लास कर रहा है, 1 घंटा पूरा बहुत ही अच्छा से ले रहा है, ये गुण में परिवर्तन हो जाएगा। और दोस्त का भी जस्ट बताया कि 1 घंटा क्लास अगर 10 घंटा ले रहे थे, दोस्त से प्रकट हो रहा है। मतलब ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, खराब दोस्त माना जाता है, और कम बोलना भी गुण के बराबर नहीं है, बट मीडियम बोलना ये गुण है और दोस्त भी दोनों बराबर का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न में कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत है, यह किसका कहना है, यह किसके अनुसार कहा गया था। तो ये जो हमारे एडिशन के अनुसार कहा गया था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है।
जहाँ पर अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है उस बात को बदल दिया जाता है, जो कि हम आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताए हुए थे। जाके देखिएगा एक बार, मज़ा आएगा आपको, तब आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको खासकर देखिए हार्ड पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, हार्ड उसमें भी पूछा जाता है। तो जाके देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। कितने कानों में परी बातें खुल जाती है। अब कहने का अर्थ है कि कितनी बातें जो है खुल जाती है। दो व्यक्तियों में थोड़ा सा अगर बात करें, दो दोस्त रहेगा तो वहाँ पर बात को दबा दिया जाता है। तीन व्यक्ति रहेगा वहाँ पर भी दबा जाता है, लेकिन तीन व्यक्ति में भी थोड़ा थोड़ा बाहर चल जाता है। एक व्यक्ति में तो साफे साफ बंद हो सकता है, लेकिन 6 व्यक्ति में कभी नहीं बंद हो सकता है। मान लीजिए एक आदमी का मोबाइल कोई 3 लड़का मिल के चुरा लिया है, तो तीनों आदमी गप कर सकता है, बट जब ये 6 आदमी जानेगा तो ये पूरा समाज में जान जाएगा। मेरे कहने का सेंस समझिए कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब 22 नंबर देखिए, अशिक्षित लोगों की बातचीत की आपको क्या कहते हैं। अशिक्षित लोग जो रहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसे बदकही कहते हैं, ठीक है। तो इसका सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं समझदारी वाली बात कहते हैं। क्या कहते हैं? समझदारी वाली बात, ठीक है। चलिए अब देखिए सिद्धृष्ट गोष्ठी किसे कहते हैं। तो ये जो हमारे है यूरोपीय प्रवीण द्विदस्त मंडली को कहते हैं, ठीक है। इसका सी ग कह सकती है या सी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी भी कह सकते हैं। चलिए आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय विद्वान अपनी बात किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं। मान लीजिए कि यूरोप के जो लोग हैं वो हम सबके पास किस प्रकार के बात रखते हैं, तो चतुराई के साथ रखते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो इसका ख इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त 26 नंबर प्रश्न के किनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी से अगर बात करते हैं ना घंटों भर तक तो वो काँव कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे हैं शुष्क पंडितों के बीच, ठीक है। तो ये हमारा सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। उससे पहले मेरे दोस्त एक बार और आपको हम बता देते हैं क्या करना है आपको। चैप्टर 1 का, सिर्फ चैप्टर 1 का बोल रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस एक्सप्लानेशन। पहले आपको देखना एक्सप्लानेशन, उसके बाद सब्जेक्टिव देखना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाके तीनों वीडियो देख लीजिएगा। तो आप उम्मीद रखिए बहुत ही बेहतरीन नंबर ला सकते हैं चैप्टर 1 से, क्योंकि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है और इसमें 30 है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें 30 ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव वाला लिंक यहाँ पर डाल देंगे या तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम ही सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार है, वहाँ पर ही जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या तो एक और मेरे दोस्त, अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई भी हो और आप अपने कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर दोस्त अगर पहले में मिलेगा और वो क्लास 10th में या 9th में, तो उसे ज़रूर एक बार बताइएगा, क्योंकि उसे एक बार बता देने से आपको कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ेगा ये बिहार तभी बेरोजगारी खत्म होगा, ठीक है। तो जाके जरूर बताइएगा, जिसका नाम है RDX सेल्फ स्टडी। कहिएगा कि यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना बाबू RDX सेल्फ स्टडी, क्योंकि इससे पढ़ाई होता है, तो अच्छा से पढ़ाई इस पर भी होता है। आप जाके जरूर कीजिए। या तो आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे एक बार कॉल करके हमें बात कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कॉल तो नहीं लगेगा, बट मैसेज कीजिएगा तो एक नंबर और मिलेगा, उस पर कॉल लगेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा।